Hello all my dear students, a rainy good morning to all of you, because as you know that it's raining a lot today. So welcome in today's class, and as you know that this is your official channel Biology at Your Fingers, and I am your biology teacher Ajay Tiwari, and today I am here with a new topic of your chapter number 5, that is at present running, inheritance and variation. So beta today's topic is just what we will cover some general concept of the NCERT as it is. Okay, so some general concept of the NCERT will be there, and then after we will discuss about various pre-Mendelian history of the genetics, as well as we will also discuss some terms. तो आज हम इसलिए कुछ चीज़ें पहले से ही लिख के रखे हुए हैं, ठीक है, तो फटाफट बिना टाइम गंवाए देख लेते हैं. Actually, general concept of NCERT. Yesterday we have discussed about various points in which we have discussed about genetics, branches of the genetics. Okay then students, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं. Some general concept of the NCERT. The first, it is very interesting examples those are given in your NCERT. So एक बार देख लेते हैं. Elephants always give birth to baby elephant and not some other animals. यहाँ पे उन्होंने एलिफेंट की बात की है. आप बात कर लीजिए ह्यूमन बीइंग की, तो जो एलिफेंट्स होते हैं वो हमेशा एलिफेंट बेबी एलिफेंट ही देती हैं. ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग को ही बर्थ देते हैं. आपने कोई एक मैंगो का सीड खाया, उसको फेंक दिया, जब वो सीड जर्मिनेट करेगा तो मैंगो का ही प्लांट बनाएगा. तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? रीज़न बिहाइंड दैट, thus we can say that offspring resembles to their parents. यानी जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से रिसेंबल करते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में भी आप लिखते हो, क्या लिखते हो? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग और प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स ऑफ देयर ओन काइंड. अपनी ही तरह की संतान उत्पन्न करना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो इन्होंने कुछ नया वहाँ पे नहीं बताया है. ये सिंपल सा कह रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है वो रिसेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से. बट यू हैव ऑफन सीन दैट इन सर्टेन केसेस, कुछ आपने ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे अपने आस पड़ोस में, जहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होता है ना वो अपने मम्मी की तरह होता है ना अपने पापा की तरह होता है, वो एक नया कैरेक्टर होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ वेरिएशन. तो कभी कभी कैरेक्टर्स डिफर भी कर सकते हैं, आई हैव ऑलरेडी रिटन, बट समटाइम्स सम डिफरेंसेस में अपीयर कॉल्ड वेरिएशन. कभी कभी क्या हो जाता है कि वेरिएशन की वजह से कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, बट रहेंगे वो उसी काइंड के, सेम स्पीसीज के ही रहेंगे. ऐसा नहीं है कि आपने मैंगो शो किया, वेरिएशन हो गया तो संतरा हो जाएगा. आपने अंगूर की खेती की तो बाद में चल के वो कैक्टस हो जाएगा, ये नहीं पॉसिबल है. हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ जाएं, ठीक है. तो यहाँ पे हमने लिखा है वेरिएशन मतलब क्या होता है? वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन द ऑफस्प्रिंग और बिटवीन द ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स. वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिग्री ऑफ डिफरेंसेस. हमने कल भी आपको बताया था कि वेरिएशन मीन्स द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ये क्या है? डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द सेम स्पीसीज. ये नहीं कि अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो चार भाई हैं मान के चलते हैं, तो चारों में देखा होगा आपने थोड़ा बहुत, अगर वो ट्विंस नहीं है तो थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएँ आ जाती हैं, उनके कैरेक्टर्स डिफर कर जाते हैं. तो दैट इज सिंपली वेरिएशन. वेरिएशन वही है कि कैरेक्टर्स थोड़ा सा डिफर कर जाए. ये नहीं कि पता चल रहा था कि वो अफ्रीकन मूल का था, ठीक है. आप एक बात कर लो क्रिस गेल की. क्रिस गेल आपने देखा होगा बड़े अच्छे क्रिकेटर थे. अब आप उनको कंपेयर कर लो इंग्लैंड के किसी प्लेयर से, ठीक है. आपने मान के चलते हैं जो रूट से कंपेयर कर लिया, तो इतना चेंजेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है. थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है. अब हम बात करेंगे द टर्म वेरिएशन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सिंगल डिफरेंस. सिंगल, सीधी सी बात है, अगर कोई एक सिंगल डिफरेंस आ गया, पहले मान के चलते हैं कोई एक पेरेंट्स थे जिसकी मम्मी की आंखें क्या थी? भूरी थी, ब्राउन थी, और जो उसके पापा थे उसकी आंखें ब्लैक थी. आप एक बढ़िया सा एग्जांपल ले सकते हो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन का. ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन, आपने देखा है ऐश्वर्या राय जी की आंखें कुछ और थी, कुछ अलग तरह के थी. अभिषेक बच्चन की कुछ और थी. उनकी एक जो बेटी है आराध्या, उसकी कुछ और है. तो यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है, ठीक है. सिंगल कैरेक्टर में भी हो सकता है, हेयर कलर, हेयर पैटर्न, कुछ भी हो जाए. बट जो ट्विंस होते हैं या ट्रिपलेट्स होते हैं या क्वार्टरटैंस होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ट्विंस. ट्विंस मतलब दो तरह के अगर आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं तो वहाँ पे एक ही तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपीज होते हैं. आपने जुड़वा 2 मूवी देखी भी होगी,
ठीक है। ट्रिपलेट्स हैं, ट्रिपलेट्स में भी ये रेयर केस में ही होते हैं, तो 3 बच्चे यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। क्वार्टर प्लांट भी है, क्वार्टर प्लांट बहुत रेयर केस मिलियंस में एक आध हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ वेरिएशन। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में क्या कहा जाता है कि आपकी एनसीईआरटी कहती है कि बिफोर 8000 to 10,000 BC द फार्मर्स वर अवेयर अबाउट द वेरिएशन। इनका कहना है कि 8000 से 10,000 साल पहले वेरिएशन के बारे में उनको पता था, और उनको ये भी पता था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन उनका रीज़न ये नहीं पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी वजह से हो रहा है। बट 8 से 10,000 पहले उनको ये नॉलेज था। आई हैव रिटन दैट अर्ली एग्रीकल्चरिस्ट 8,000 to 10,000 BC न्यू द काज ऑफ वेरिएशन आर हिडन इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्ली जो एग्रीकल्चरिस्ट थे 8 से 10,000 BC पहले, उनको वेरिएशन और उसके कॉज के बारे में पता था, और उनको ये भी पता था कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होता है, उसी में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ही होता है, बट एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता था। बाद में ये तो पता चला कि ड्यू टू एरर इन द DNA कॉपिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन S फेज ऑफ सेल डिवीजन, वो आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। दे सक्सेसफुली ब्रेड डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल्स। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, नेचुरल सिलेक्शन एज वेल एज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। By means of artificial selection, we can get the new varieties of the plants, as well as we can also get new species, or we can say that new breed of the what animals also। कैसे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपको एक एग्जांपल बताया गया था वाइल्ड कैबेज। फ्रॉम वाइल्ड कैबेज जो गोभी थी, उससे अलग अलग तरह की वैरायटीज़ बनाई गई थी, जैसे था आपका कोलराबीज, ठीक है, केल, कालीफ्लावर, कैबेज, ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको बताई गई थी आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। इसी तरह से आपने देखा होगा आज के जो चिकन होते हैं वो वाइल्ड फाउल होते हैं। वाइल्ड फाउल से क्या बनाया गया आज की डेट का चिकन। इसी तरह से आपने देखा होगा पंजाब में जो साहिवाल काऊ होती हैं, उनसे वो साहिवाल काऊ कैसे बनाई गई, वाइल्ड वैरायटी जो थी काऊ की। तो ऑलरेडी आई हैव मेंशन हियर दैट व्हाट, यहाँ पे देखिए वेरिएशन आर हिडन इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एग्रीकल्चरिस्ट को पता था 8 से 10,000 BC पहले। एंड दे ब्रेड डोमेस्टिकेटेड वैरायटीज ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू द सेलेक्टिव क्रॉसिंग। यहाँ से आप देख सकते हैं थ्रू सेलेक्टिव क्रॉसिंग एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने क्या किया, सेलेक्टिव क्रॉसिंग कराई, सेलेक्टिव क्रॉसिंग के साथ साथ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के सर्टेन स्टेप्स आपको पता है, प्लांट्स में आपको बताया गया है। इमैस्कुलेशन है, इमैस्कुलेशन के बाद बैगिंग है, बैगिंग के बाद फिर बेटा क्या होता है, टैगिंग। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आपने देख चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने लिखा भी है चिकन डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम वाइल्ड फाउल। चिकन का डोमेस्टिकेशन कहाँ हुआ, वाइल्ड फाउल। इसी तरह से यहाँ से हमने देखिए पंजाब वाली जो साहिवाल काऊ है, ये किससे डोमेस्टिकेट की गई, डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम एंसेस्ट्रल काऊ, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ से एंसेस्ट्रल वाइल्ड काऊ। सो दिस वाज ऑल अबाउट द points those were given in your NCERT in clear cut manner। यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके पूरा बताने का प्रयास किया गया है। एक दो बार आप इसको देखेंगे और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाएंगे जो कि आपका नोट्स एकदम परफेक्ट होगा। सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल प्रोसीड टू द प्री मेंडेलियन हिस्ट्री। मेंडेलियन जेनेटिक्स से पहले बेटा कुछ और साइंटिस्ट थे, उनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं जेनेटिक्स के क्षेत्र में। बिकॉज दिस टॉपिक इज नॉट गिवन इन योर NCERT, but it is very important to clear all the concept, and we will just move towards the chapter step by step, because this chapter is so complicated and very important for your board as competitive examination. So we will not skip any point and we will not also skip any steps। हम स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे, जंप करके सीढ़ियों पे नहीं जाएंगे, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो हम अगला टॉपिक जो है प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स या हिस्ट्री, उसके बारे में स्टडी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्री मेंडेलियन
प्री मेंडेलियन आइडियाज़, यानी मेंडल के आइडिया से पहले कौन कौन से आइडियाज़ थे। सो दे आर ऑल्सो नोन एज theories of blending inheritance, theories of blending inheritance। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं बिफोर द मेंडल आइडियाज, बिकॉज एज यू नो दैट बिफोर मेंडल्स देयर वाज लॉट ऑफ साइंटिस्ट दोज वर्क ऑन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, so we have to discuss about all those। so pre-Mendelian ideas suggest that this is also known as theories of blending inheritance। why this is known as theories of blending inheritance? blending का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है। मान के चलते हैं this was a particular material, it is cutted in many pieces, after cutting we just mix all these। so blending means that here characteristics are mixed, यहाँ पे क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो जाते हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं theories of blending inheritance। इसमें होता क्या है, as they believe that characteristics of parents got blended and mixed, before inheritance, यानी जो प्री मेंडलियन आइडियाज़ थे वो क्या कहते थे कि जब कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होने वाला होता है उसके पहले ही जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ब्लेंड यानी मिक्स्ड हो जाते हैं, और ब्लेंडिंग मिक्सिंग के बाद वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। एज दे बिलीव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट गॉट ब्लेंडेड एंड मिक्स्ड बिफोर द इनहेरिटेंस फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, from the parent to offspring से पहुंचने से पहले उनकी ब्लेंडिंग या मिक्सिंग हो जाती है। कुछ थ्योरीज हैं, यहाँ से हम फटाफट देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग inheritance। beta all these points are not a part of your syllabus, or we can say that NCERT, but still we are discussing. Reason behind that, I am just trying to just correlate all the topics and we are just moving step by step। तो हमारा जो theories of blending inheritance है इसमें हम 6 theories के बारे में डिस्कस करेंगे, starting with the first one, moist vapor theory। moist vapor theory given by Pythagoras। moist vapor theory given by Pythagoras। और पाइथागोरस का बायोलॉजी से क्या कनेक्शन ये तो उन्हीं को पता होगा, इस वजह से इनकी थ्योरी तो तुरंत ही रिजेक्ट कर दी गई। ये बाद में बेचारे मैथमेटिक्स में आए और अपना पाइथागोरस प्रमेय वगैरह दिया इन्होंने, बट इन्होंने थोड़ा बहुत ट्राई किया कहाँ, बायो में भी, बट बायो सभी को समझ में आती नहीं है। बायो जो है हमारे जो बहुत ही यूनिक बच्चे हैं उन्हीं को समझ में आती है। ठीक है, तो पाइथागोरस ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। नाम से ही क्लियर है, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। यानी यहाँ पे जो फ्लूइड है या हम कह सकते हैं मॉइस्चर है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। इनकी कहानी तुरंत ही रिजेक्ट कर दी गई थी। लिख लेते हैं क्या होती है। यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, ड्यूरिंग क्वाइटस मॉइस्ट वेपर फ्रॉम मेल सेल, मॉइस्ट वेपर फ्रॉम मेल सेल। इन्होंने क्या बताया, जब क्वाइटस होता है तो जो मॉइस्ट वेपर होता है मेल सेल से वो फीमेल सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फ्रॉम मेल बॉडी सेल, गिव राइज
give rise to similar cell in female body part, that is womb, और we can write uterus। इन्होंने कुछ नहीं बताया। इनका कहना था कि जो क्वाइटस के समय मॉइस्ट वेपर होता है कहाँ, मेल बॉडी पार्ट से या मेल बॉडी सेल से, वो कहाँ चला जाता है, फीमेल बॉडी सेल में, और उसी तरह की क्या कर लेता है, सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये तो था पहली थ्योरी जिसको हमने कहा मॉइस्ट वेपर थ्योरी, और इसका कोई मतलब नहीं है, इनके आइडियाज़ बिल्कुल ही फालतू टाइप के थे। दैट्स वाई दिस थ्योरी गॉट व्हाट रिजेक्टेड। अब बात करेंगे थ्योरी नंबर 2 की, और उस थ्योरी का नाम क्या है, जिसका नाम था फ्लूइड थ्योरी। और ये बड़े ही तगड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरिस्टोटल। इन्होंने क्या दिया, फ्लूइड थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। और भाई ये साइंटिस्ट बड़े अच्छे थे अरिस्टोटल, इस वजह से, इनके नाम की वजह से इस पर काफ़ी तवज्जो दी गई। बाद में बड़ी मेहनत के बाद उसको कैंसिल किया गया। ये क्या कहते थे, मेल सीमेन वॉज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड, मेल सीमेन वॉज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड, and females menstrual fluid was female semen। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक नई थ्योरी दे दी कि जो मेल का सीमेन होता है वो हाईली प्योरीफाइड ब्लड होता है, और जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है या मेंस्ट्रुअल सेक्रेशन होता है वो फीमेल का सीमेन होता है। बट बेटा इट इज़ 100% रॉन्ग। आपका जो सीमेन होता है वो उसका ब्लड से कोई रिलेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो सेमाइनल जो ग्लैंड है उनका सिक्रीशन, या आप कह सकते हैं सेमाइनल वेसिकल्स हैं, और उसके साथ साथ प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं, इन सभी का सिक्रीशन होता है। तो ब्लड का कोई रोल नहीं होता है। तो ये थ्योरी भी उनकी वहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई। इन्होंने क्या बताया, मेल सीमेन वॉज हाईली प्योरीफाइड ब्लड एंड फीमेल्स मेंस्ट्रुअल फ्लूइड वॉज फीमेल सीमेन। और इन्होंने क्या बताया, विच इज़ नॉट प्योर एज मेल सीमेन, which is not pure as male semen and mixed during fertilization इन्होंने जो बताया कि इन्होंने कहा मेल सीमेन हाईली प्योरीफाइड ब्लड है, फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वो फीमेल का सीमेन है, लेकिन जो फीमेल का सीमेन है वो मेल के सीमेन के कंपैरिजन में कम प्योर है, और दोनों क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। कब? जब फर्टिलाइजेशन होता है तब। और क्वाइटस, ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में और भी क्लियरेंस दिया बेटा। इन्होंने क्या बताया, फीमेल सीमेन प्रोवाइड इनर्ट फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट है, फीमेल सीमेन प्रोवाइड इनर्ट फ्लूइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। इन्होंने एक नई बात बताई कि जो फीमेल का फ्लूइड होता है बेटा वो क्या प्रोवाइड करता है, इनर्ट फ्लूइड प्रोवाइड करता है, यानी अंदर से नरिश करता है जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। एंड मेल सीमेन प्रोवाइड वाइटैलिटी, ठीक है, मेल सीमेन वाइटैलिटी, और फीमेल सीमेन क्या करता है बेटा, इनर्ट फ्लूइड प्रोवाइड करता है। तो ये थ्योरी थी किसकी, अरिस्टोटल की, जिनकी भी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी नंबर 2। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरी नंबर 3, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इन्होंने अलग ही तरह का एक स्वैग लेके आया। इसको किसने दिया था, स्वामर डैम ने क्या कहा,
organism is already present, organism is already present in semen, organism is already present in सीमेन। इन्होंने क्या कहा कि जो सीमेन है बेटा उसमें से पहले ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और स्पर्म एंड एग known as homunculus little man, यानी and needs fertilization for growth, यानी इनकी कहानी क्या थी? इन्होंने बताया कि भाई ये जो सीमेन है इसमें ऑर्गेनिजम्स पहले से ही प्रेजेंट हैं, मान के चलते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म था, तो इन्होंने क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म पहले से ही प्रेजेंट है, चाहे वो एग हो या स्पर्म हो, बट उसको ज़रूरत किसकी है ग्रोथ के लिए? फर्टिलाइजेशन की। बट इनकी भी कहानी क्या हो गई? ख़त्म कर दी गई। तो ये तो था बेटा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नोन एज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है। होमनकुलस लिटिल मैन, होमनकुलस को हम क्या कहते हैं? लिटिल मैन। ये कॉन्सेप्ट किसका है? स्वामेडैन का है। इन्होंने क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म बेटा पहले से ही प्रेजेंट होता है एग या सीमेन में। तो ये था टोटल 3 थ्योरीज। अब हम चौथी थ्योरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है बेटा थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस गिवन बाय डार्विन। किन्होंने दिया? डार्विन ने दिया। इन्होंने भी एक अलग लेवल का सेंटीमेंट प्रस्तुत किया। क्या था वो? एवरी सेल ऑफ द बॉडी produce tiny particles, called गिम्यूल या जेम्यूल भी आप पढ़ते हैं, और पैनजीन। यही कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पैनजीन वाला कॉन्सेप्ट किसका था? तो पैनजीन वाला कॉन्सेप्ट किसका था बेटा? डार्विन का था। इन्होंने बताया था कि जितने भी बॉडी की सेल्स होती हैं उनके पास कुछ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स से फिर क्या होता है? आगे चल के ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। दिस थ्योरी वाज आल्सो गॉट रिजेक्टेड। अगली थ्योरी नंबर 5 है आपकी पार्टिकुलेट थ्योरी। ये भी नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपका। पार्टिकुलेट थ्योरी गिवन बाय माउपार्टुइस। किन्होंने दिया था? माउपार्टुइस। इनके अकॉर्डिंग टू दिस particles comes from each body parts. Particles come from each body parts in reproductive organs. Particles come from each body parts in reproductive organs in heredity. ये भी कहानी ख़त्म थी, कुछ नहीं था। पार्टिकुलेट थ्योरी का मतलब इनका भी पार्टिकल से ही कनेक्शन है। पार्टिकुलेट थ्योरी मीन्स दैट गिवन बाय माउपार्टुइस। पार्टिकुलेट थ्योरी मतलब इन्होंने क्या कहा कि बॉडी में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनसे बेटा क्या होता है? पार्टिकल्स आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, और फिर वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आने के बाद हेरिडिटी के माध्यम से एक पर्सन से यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंच जाते हैं। एक और देखते हैं बेटा जर्म प्लाज्म थ्योरी, जो कि थोड़ा बहुत ठीक भी थी। जर्म प्लाज्म थ्योरी आप सभी ने इसका नाम सुना भी होगा। गिवन बाय ऑगस्ट वीजमैन। इस थ्योरी को किसने दिया था? ऑगस्ट वीजमैन ने दिया था। जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने 2 कैटेगरी में बांटा। एक था जर्म प्लाज्म और दूसरा था बेटा सोमैटोप्लाज्म। जर्म प्लाज्म एंड सोमैटोप्लाज्म।
इन्होंने क्या बताया, सोमैटोप्लाज्म इज मोर्टल, यानी ऑर्गेनिज्म की डेथ के साथ सोमैटोप्लाज्म खत्म हो जाता है। एंड जर्म प्लाज्म इज इमोर्टल, जर्म प्लाज्म इज इमोर्टल मतलब ये क्या होता है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचता है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचता है ये। और ये मोर्टल जो होता है ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसका मतलब सोमैटोप्लाज्म डू नॉट इनहेरिट्स फ्रॉम व्हाट, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, इस वजह से ये मोर्टल है। और जर्म प्लाज्म क्या है, ये मोर्टल है क्योंकि ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में और फिर कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया बेटा, कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि जो जर्म प्लाज्म होता है ये फिजिकल बेसिस बनाता है लाइफ की। और आपको तो पता होगा इन्होंने बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट भी किया था, इन्होंने चूहे की पूंछ को लगातार 20 जनरेशन तक काटा और काटने के बाद क्या हुआ कि टेल-लेस माइस प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या बताया, कंक्लूजन क्या दिया, क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ, उसका रीज़न क्या था कि वो उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर था, इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं था। इसका मतलब वो कहाँ था, सोमैटोप्लाज्म में था। किस में होना चाहिए था, जर्म प्लाज्म में। अगर वो जर्म प्लाज्म में होता देन वो ट्रांसफ़र हो जाता, था कहाँ, सोमैटोप्लाज्म में। यही उसकी गलती थी, इस वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। तो बेटा ये था आपका प्री मेंडेलियन थेरीज। इसके बाद कोई इफ बट नहीं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप मारेंगे मेंडल के पास। बेटा गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वीडियो आपका ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, आज के लिए इतना पर्याप्त है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल जंप टू द मेंडेलियन जेनेटिक्स, and before jumping to the Mendelian genetics we will discuss about some important terms and then we will discuss about the Mendelian genetics. So thanks for watching the video. If you like the video, give us a thumbs up, share with your friends and subscribe the channel also. So like always, keep smiling, have a nice day, Jai Hind.